चलिए दोस्तों, अब करते हैं हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? अगर डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द रिलेशन बिटवीन साइड लेंथ एंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। यहां पे जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री, इसी में क्या छुपा हुआ है? इसमें छुपा हुआ है ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री मतलब थ्री एंगल्स, है ना। अगर 4 की बात करें तो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। ट्राई में हमें क्या समझ में आता है? देखते ही कि ट्राई बोल रहा है कोई, तो इसका मतलब वो क्या है? ट्रायंगल की बात करना चाह रहा है, क्योंकि वहां पे 3 एंगल्स भी है और वहां पे 3 साइड्स भी है। इसका मतलब कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में किस पे ध्यान देते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक जो एंगल रहे वो कितने डिग्री का हो? वो 90 डिग्री का हो, ना उससे ज्यादा ना कम। अगर 90 डिग्री हमें दिख गया तो हम ये बोल देंगे कि ये ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती है। हम ये भी पढ़ेंगे यहां पे ट्रिग्नोमेट्री में कि रेशो के हिसाब से, क्योंकि यहां पे 3 एंगल है और हर एंगल के अपोजिट में साइड्स हैं। इसका मतलब 3 एंगल और 3 साइड से मिलकर हमारा बना एंगल, ट्रायंगल बना है। क्लियर? तो यहां पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या है एक्चुअल में? यहां पे देखो हमारे पास 3 साइड्स हैं। यहां हम लोग कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो कितने रेशियो बना सकते हैं हम लोग इनवर्स को छोड़ के? मान लो a अपॉन बी है, b अपॉन सी है, c अपॉन a, कितने बना सकते हैं? यहां से 3 बना सकते हैं हम लोग। अगर इनवर्स कर दे तो हम लोग यहां से 6 बना सकते हैं। 6 क्या बना सकते हैं? रेशियो बना सकते हैं अलग अलग, जो किसको डिफाइन करेगा? जो एंगल को डिफाइन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। कैसे? जैसे साइन, कॉस, टेन, ये हो गए हमारे। फिर इनके इनवर्स कर देंगे हम लोग तो कुछ फंक्शंस आ जाएंगे जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हमें बताते हैं रिलेशनशिप किसके बीच में? एंगल के बीच में और साइड्स के बीच में। मतलब साइड का रेशियो, ये जो एंगल रहेंगे ना, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक्चुअल में है क्या? ये किन्हीं भी 2 साइड्स के रेशियो के बराबर है। अब रेशियो निकालने के बाद हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं? एंगल्स निकाल सकते हैं, प्री डिफाइंड एंगल्स जो की है। मान लो अगर साइन 60 की बात करें, इसका मतलब अगर वहां पे एंगल 60 डिग्री का बन रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो अपोजिट साइड है वो उसकी लेंथ कितनी है? √3 है, और जो एडजेसेंट है, जो बेस है, वो क्या है? 2। इसका जरूरी नहीं है कि यही मतलब हो कि अपोजिट एंगल √3 हो, अपोजिट साइड √3 मीटर हो, और जो बेस हो, जो एडजेसेंट साइड हो, वो 2 मीटर हो। वो इनके मल्टीपल्स में भी हो सकती है। बात समझ में आ गई? वो क्या हो सकती है? इनके मल्टीपल्स में भी हो सकती है। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पे हम लोग देखने वाले हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस होंगे फॉर्मूला बेस्ड, कुछ होंगे एंगल बेस्ड, कुछ होंगे रिलेशनशिप, और कुछ हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल एंड साइड्स। दोनों का यूज करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था कि 10th क्लास में भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी थी, लेकिन वहां पे हमने जिस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, वहां से क्वेश्चंस का लेवल तो थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन तरीका क्या रहेगा? वो सेम रहेगा, तरीका सेम रहने वाला है। क्योंकि यहां भी सारी चीजें वही की वही है जो हमने 10th क्लास में पढ़ी है। क्लियर है इतनी बात? तो बात समझ में आ गई? ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है? बेसिकली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, और जो बाकी ट्रायंगल्स हैं उन्हें हम ज्योमेट्री में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सर्कम रेडियस, इन रेडियस, वहां से डील करेंगे उनपे। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। क्लियर है इतनी बात? बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो हम लोग बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है? देखो, 3 एंगल और 3 साइड, उन्हें कहा क्या जाता है ये देख लेते हैं। देखो, एक जो 90 डिग्री की बात करें अगर हम, तो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है पूरे ट्रायंगल में, है ना, उसे कहा जाता है हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। ठीक है, दूसरी बात, एक होता है बेस, या फिर बोल सकते हैं एडजेसेंट। अब देखते हैं बेस के बगल में हमने एडजेसेंट क्यों लिखा है, और यहां परपेंडिकुलर के बगल में ऑपोजिट क्यों लिखा है। देखो, यहां पे अगर हमारे पास थीटा है, अगर यहां पे थीटा है तो बेशक हम लोग यहां पे बेस लेके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर ने एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बना दिया कि उसने एंगल जो लिया वो मान लो वर्टिकल के साथ लिया, अभी तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है। अब ये 90 माइनस थीटा कैसे, पहले समझ लेते हैं। 90 माइनस थीटा ऐसे हुआ कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इफ वन एंगल इज थीटा एंड अदर एंगल इज 90 डिग्री, देन द थर्ड एंगल इज 90
प्लस थीटा प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी जो कि आएगी 90 माइनस थीटा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि भाई यहां पे तीनों एंगल का सम होना चाहिए, कितना, 180। अब 90 ऑलरेडी है तो 90 और चाहिए, तो हमने लिख दिया यहां पे 90। लेकिन 180 तो हो गया, लेकिन ये थीटा भी तो आ रहा है बीच में, तो थीटा को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा है, लेकिन बाई चांस एग्जामिनर ने क्या किया, जो एंगल ले लिया मान लो वर्टिकल से ले लिया और उसी को थीटा बोल दिया, तब जाके ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अभी तो हमने एक्स एक्सिस के साथ लिया है थीटा, तब जाके हमने बेस इसे बोला है। अगर हमने वाई एक्सिस के साथ थीटा ले लिया तब हम बेस किसे बोलेंगे? क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं ज्योमेट्री में भी, तब हम बेस किसे लेते हैं, जो एक्स एक्सिस होती है उसे बेस लेते हैं ना। घर बनाते हैं तो भी बेस किसे लेते हैं, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल रहता है उसी को बेस मानते हैं। जनरली तो यही दिमाग में आता है ना कि यार बेस बोल रहे हैं तो बेस, ये बेस कैसे हो सकती है? अगर यहाँ थीटा ले लिया तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर थीटा के बगल में है तो हम लोग उसे क्या ले लेंगे, बेस ले लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बेस लिख भी दें तो क्या ये जस्टिफाई हो रहा है कि यहाँ पे तो हम परपेंडिकुलर बना रहे हैं लेकिन बोल उसे बेस रहे हैं? ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज ना हो इसलिए हम लोग कैसे ले सकते हैं, अगर यहाँ पे थीटा है, अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा के अपोजिट जो साइड रहेगी वो लेना तो साइड है हमें। एंगल के अपोजिट में क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ठीक है हमने मान लिया, लेकिन यहाँ थीटा हो जाएगा तो उसके केस में परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, लेकिन दिख तो हमें ये बेस रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा के अपोजिट वाली साइड को बोलेंगे अपोजिट, चाहे थीटा ये हो। जब ये थीटा हो जाएगा तो इसे हम ऐसा नहीं बोलेंगे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हम बोलेंगे थीटा के अपोजिट, है ना, कंफ्यूज ना हो इसीलिए। ठीक है, अब यहां पे क्या है, अपोजिट। अब ये क्या है, हाइपोटेनियस, और एक रहेगी बेस बची हुई, तो हम लोग ऐसे ही मानेंगे, बेस को हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट। अगर यहां पे थीटा हो जाता तो ये हम बोलते बेस, तो हम इसे बेस ना बोलते हुए एडजेसेंट बोलेंगे। बेस तो यहां जस्टिफाई हो ही नहीं रहा है, परपेंडिकुलर बेस कहां से हो जाएगा ये? ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू कितना, थीटा के अपोजिट में जो है वो अपोजिट, ठीक है, थीटा के बगल में जो एडजेसेंट। तो हम लोग याद भी करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आएंगे हम लोग क्या बोल सकते हैं उन्हें, किस पे बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, अपोजिट और एडजेसेंट लेके। अगर आप लोग करना चाहें क्या मान के, परपेंडिकुलर मान के, बेस मान के, हाइपोटेन्यूज मान के, तब भी वहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कंफ्यूजन होता है तब हम लोग यहां से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना। थीटा के अपोजिट, अपोजिट बोल दिया हमने, थीटा के अपोजिट तो है, और बगल वाला एडजेसेंट होता है, और ये हाइपोटेनियस। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले चीज, यहां पे मान लो हमारे पास इनके बीच में रिलेशन निकालना हो, या फिर दो साइड पता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तीसरी साइड निकालना है, तब हम लोग क्या करें, दो चीजें हैं करने के लिए। पहली चीज पाइथागोरस लगा देते हैं। अब पाइथागोरस होती क्या है, पाइथागोरस एक थ्योरम है। पाइथागोरस क्या है, एक थ्योरम। ये एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने थ्योरम दी थी, ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो सबसे बड़ी साइड होती है, 90 डिग्री के अपोजिट में सबसे बड़ी साइड होती है। अब सबसे बड़ी साइड होती है, अगर रिलेशन देखना चाहें, क्योंकि यहां पे हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन की कोई बात नहीं होती है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम बस समझेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो लॉन्गेस्ट साइड है जिसे कहा जाएगा एच स्क्वायर हाइपोटेनियस, ठीक है, इज इक्वल टू इसे बोल दो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इसे बोल दो बेस का स्क्वायर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम। इसी को कहा जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। मान लो दो साइड हाइपोटेनियस पता है और परपेंडिकुलर पता है, तो बेस निकाल सकते हैं यहां से हम लोग। ठीक है, दो चीजें पता है तो एक चीज आसानी से निकाली जा सकती है। क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, एक तरीका तो ये साइड्स निकालने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका अगर हमें एंगल पता हो या फिर हमें दो साइड और एक एंगल पता हो तब भी निकाल सकते हैं। दो साइड पता हो तो यहां से भी निकाल सकते हैं। अगर हमें एक साइड और एक एंगल पता हो, अगर एक साइड और एक एंगल पता हो तब भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये साइड निकालने के तरीके हैं। ठीक है, किसका, एक तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, दूसरा किसका यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। अलग अलग टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं।
अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं? ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि किसके रेशियो होते हैं। ये फंक्शंस किन्हीं भी दो साइड्स के रेशियो होते हैं, ठीक है। अगर हमने रेशियो में लिख दिया तो वो फंक्शन रहेगा थीटा का। किसके फंक्शन? थीटा किसका फंक्शन रहेगा? थीटा का फंक्शन रहेगा। अब वो थीटा का फंक्शन रहेगा, इसका मतलब क्या है कि थीटा उसमें आना चाहिए, थीटा का रिलेशन बताएगा साइड्स के साथ वो। तो यहां पे अगर एक थीटा पता है और ये रेशियो है कि नहीं दो साइड्स का, तो अगर एक साइड भी पता है तो दूसरी साइड निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? आसानी से बिल्कुल निकल जाएगी। और यहां पे हमारे पास अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली कितने फंक्शन होते हैं? डायरेक्टली हमें पता है बेसिकली होते तो कितने हैं? 6 हैं, लेकिन मेन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस और टेन। अगर इनवर्स कर दिया जाए तीनों का तो 3 नए फंक्शन और बन के आ जाते हैं। क्लियर? तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो, कितने हो गए? 3 फंक्शन हो गए। अब इनवर्स करके रेशो ले लो तो 6 फंक्शन हो गए। अब एक्चुअल में फंक्शन हो कैसे रहे यहां पे समझते हैं। कितनी साइड है? 3 साइड है। ये कोई काम की चीज नहीं है, ये बस हम जनरल समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि 3 फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? जब पॉसिबल ही नहीं है तो इससे ज्यादा कहां से होंगे? क्यों पॉसिबल नहीं है भैया? पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने की कोशिश करें तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3। अब 3 है नंबर ऑफ साइड्स। अब रेशियो लेंगे तो 2 साइड चाहिए होगी, तो 3 में से 2 साइड को उठाते जाओ, बनाते जाओ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब सॉल्व कर लें इसे तो ये कितना हो जाएगा? 3। कैसे? ये तो 1 फैक्टोरियल 1 होगा, ये 3 फैक्टोरियल है तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसे, और ये 2 फैक्टोरियल कितना आएगा? 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का। दिख ही रहा है क्लियरली। अगर हम बात करें कि कुल मिला के हमने इन्वर्स कर दिया, इसका मतलब क्या? मान लो हमारे पास कितना था? P अपॉन H था, हमने H अपॉन P कर दिया, तो कॉम्बिनेशन तो P और H का ही रहा, लेकिन हमने इन्वर्स कर दिया तो उसे बनाने का तरीका भी तो बदल गया ना। P अपॉन H और H अपॉन P अलग अलग है, लेकिन कॉम्बिनेशन में तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही कहलाएगा। लेकिन अगर हम उसे अलग अलग तरीके से लिख दें तो वो परमुटेशन में आता है, ठीक है, परमुटेशन कहलाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसे P बोल सकते हैं, 3p2 परमुटेशन। ये क्या होता है? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 3, सॉरी ये आ जाएगा 6, 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये कितना? 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो जाता है, 3 2 6। तो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ऑब्वियस सी बातें बनेंगे भाई, जब P अपॉन H है तो H अपॉन P है, P अपॉन B है तो B अपॉन P है, B अपॉन H है तो H अपॉन B है, तो हो गए ना कुल मिला के 6। अब वो होते कौन कौन से हैं, किस टाइप से हमें उनके बीच में रिलेशन क्रिएट करना है, वो अब हम देखते हैं। अब समझते हैं दोस्तों कि वो अलग अलग फंक्शंस कौन कौन से होते हैं जो हमें रेशियो प्रोवाइड करवाते हैं। किसके रेशियो? साइड्स के, किन्हीं भी 2 साइड्स के रेशियो को प्रोवाइड करवाते हैं। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं? जो कि 2 साइड्स का रेशियो होते हैं। अब देखो हमने पढ़ लिया था यहां पे कि कॉम्बिनेशन बनेंगे 3। मेन कौन से हमारे पास बन सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? देखो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर उनका इन्वर्स कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? जो बचे हुए 3 थे वो मिल जाएंगे, क्योंकि परमुटेशन में हमें 6 मिल रहे थे, कॉम्बिनेशन में हमें 3 मिल रहे थे। फॉर्मूले से देखा हमने तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे पास 3 साइड्स हैं तो यहाँ पे कितना? इन दोनों का बनेगा, इन दोनों के लिए बनेगा, इन दोनों के लिए बनेगा। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। अब मान लो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पे थीटा मान लिया, तो हम अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बोल दें या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल दें, एक ही बात है, एक ही बात है। तो हम लोग दोनों लिख लेंगे, ठीक है। या फिर अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है यहां पे, ठीक है। तो मान लो हमने क्या किया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो ले लिया, मान लो, ठीक है, हमने रेशियो ले लिया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो ले लिया मान लो, ठीक है। और किसका रेशियो ले सकते हैं हम लोग? और हम रेशियो ले सकते हैं यहां पे परपेंडिकुलर या फिर बेस और हाइपोटेनियस का, बेस और हाइपोटेनियस का ले लिया रेशियो हमने। और किसका ले सकते हैं हम लोग परपेंडिकुलर और बेस का भी तो ले सकते हैं, हम परपेंडिकुलर और बेस का भी ले सकते हैं रेशियो। बात समझ में आ गई? परपेंडिकुलर और
बेस का भी रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए 3 कॉम्बिनेशन, ये इंपॉर्टेंट हो गए। अब अगर इनका इन्वर्स कर दें हम लोग, अगर हम क्या करें, इनका इन्वर्स कर दें H/P, इसका इन्वर्स कर देंगे H/B, इसका इन्वर्स कर देंगे B/P, है ना, इसका इन्वर्स कर दिया। अब फंक्शन कौन कौन से, देखो किसे क्या बोला जाता है, अगर हमने परपेंडिकुलर या फिर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस किया तो उसे कहा जाएगा साइन थीटा। क्या कहा जाएगा उसे, साइन थीटा। बात समझ में आ गई। अगर हमने बेस अपॉन हाइपोटेनियस किया तो उसे कहा जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, इतना याद रखना है, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें इससे मतलब है एग्जाम में भी यही सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, अब इनके कुछ और भी नाम है तो हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, कॉसिकेंट, कॉस का कॉसिकेंट हो जाता है, इस टाइप से कोई मतलब नहीं है उस चीज का। ठीक है, हमें इससे मतलब है साइन, कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसे कहा जाता है टेन थीटा। ठीक है, अब इनका उल्टा कर दिया हमने, क्या कर दिया, इनका उल्टा कर दिया, मतलब ये क्या है, 1 ही तो है, क्या है ये भाई, ये क्या है, ये 1 है ना, 1/PH, H ऊपर चला गया तो ये P आ गया। इसका मतलब क्या है कि जब इसका इन्वर्स कर देंगे तब हमें क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा कर देंगे तो मिलेगा सेक थीटा, और जब टेन थीटा का उल्टा कर देंगे तो मिलेगा कॉट थीटा। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां से। तो यहां से मेनली 3 और कुल मिला के देखा जाए तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इनकी हर एक एंगल पे वैल्यूज अलग अलग होंगी। क्या होगी, वैल्यूज अलग अलग होगी। ठीक है, अब एक चीज हम लोग यहां से देख पाए अगर, तो हम लोग क्या देख पाएंगे यहां से कि ये तो फंक्शंस हो गए हमारे पास। ठीक है, P/B। एक चीज यहां पे देख पाए अगर हम, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हमने रेशो लिया साइन थीटा और कॉस थीटा का, तो हमने बोला कि H और H कैंसिल कर दें तो P/B बचेगा, ये P/B है ना। बात समझ में आ गई भाई, साइन थीटा P/H है, कॉस थीटा B/H है। रेशियो अगर ले लिया हमने तो H से H कैंसिल हो जाएगा, H से H कैंसिल होगा तो ये P/B बचेगा, वही तो हमें यहां दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई अगर रेशो ले लिया तो। सिमिलरली यहां रेशो ले लें तो भी कॉट थीटा आ जाएगा। कैसे भाई, H से H कैंसिल तो B ऊपर चला जाएगा तो P, मतलब कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। इसका इन्वर्स कर दिया, इसका इन्वर्स कर दिया, तो जो रेशो रहेगा वो इसका इन्वर्स हो जाएगा, जो रेशो लिया वो इसका इन्वर्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो मेनली हमें साइन, कॉस और टेन के लिए याद रखना है, बाकी चीजें हमें अपने आप याद होती चली जाएंगी। किसके लिए, कॉसेक, सेक थीटा और कॉट थीटा के लिए। अगर किसी टाइप के क्वेश्चन में हमें समझ में ना आता हो और हमें वेरिएबल इस टाइप से दिए हो, थीटा में दिए हो, वहां पे कॉट, सेक, कॉसेक दिखा, अगर हमें यहां से क्लियरली पता नहीं लगता है तो हम उन चीजों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में, ताकि वो चीजें आसान हो जाए। ठीक है, अब अलग अलग एंगल पे इनकी प्री डिफाइंड वैल्यूज है कुछ जो हमें याद करनी पड़ती है। ठीक है, अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू याद नहीं करनी है, देखो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अगर याद कर ली तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे, हालांकि कॉस थीटा की वैल्यू नहीं भी की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निकाली जा सकती है साइन थीटा से, है ना, लेकिन हमें कॉस थीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू अगर साइन थीटा से निकालेंगे तो हमें मुश्किल आएगी। क्यों मुश्किल आएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बाद में देखेंगे हम लोग सारी चीजें। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करें, इससे अच्छा डायरेक्ट हम लोग याद ही कर लें। याद करने का तरीका भी बहुत आसान है, वो भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा रेशियो ले लिया तो ये चीज बन गई, इसका 1 कर दिया, इनवर्स कर दिया तो ये चीज बन गई, इसका कर दिया हमने तो ये चीज बन गई, इसका कर दिया तो ये चीज बन गई। क्लियर है। तो अब हम वैल्यूज देख लेंगे। वैल्यूज होती हैं 0 पे, है ना। अगर ये थीटा की वैल्यू 0 है तो यहां पे हमारे पास
इन दोनों का रेशियो क्या आएगा हम लोग देख सकते हैं। 0 है तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा देख सकते हैं। एंगल 0 है तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे हम लोग देखते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग हाफ एंगल यूज करके, डबल एंगल यूज करके मान लो 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और 30 डिग्री की वैल्यू दी गई है साइन 30 डिग्री की, तो यहां से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आगे सीखने वाले हैं। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पे हम चार्ट देख लेते हैं कि किसकी वैल्यू कौन सी होती है। देखिए, जो 6 फंक्शंस है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनमें से 3 तो मेन है हमें पता है, इनके इनवर्स कर दिए जाएंगे तो 6 फंक्शन बनेंगे। अब कॉसेक थीटा किसका इनवर्स होता है, साइन थीटा का, ये हमें याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये कॉस, देखो COS यहां आ रहा है, COS यहां आ रहा है, SEC यहां आ रहा है, SEC यहां आ रहा है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि नाम एक दूसरे से बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, देखने में देखें तो ये कॉस एक है, कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक है, देखा साइन का उल्टा कॉसेक, मतलब P अपॉन H तो H अपॉन P। कॉस थीटा का उल्टा है सेक, कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा, मतलब अगर कॉस थीटा B अपॉन H है तो सेक थीटा H अपॉन B। सिमिलरली टेन थीटा की वैल्यू P अपॉन B, cot थीटा इज द इनवर्स ऑफ tan थीटा, देन द वैल्यू ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cot थीटा की B अपॉन P। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये चीजें हमें बिल्कुल पक्के से याद होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि अगर हमसे sin 30 की वैल्यू पता है तो हम लोग cosec 30 की वैल्यू अगर कोई पूछ लेगा तो क्या करेंगे, फिर हम लोग तो ऐसा नहीं करेंगे कि ट्रायंगल बनाने बैठ जाएंगे फिर वैल्यू निकालेंगे यहां से, है ना। हम लोग क्या करेंगे, यहां से डायरेक्ट इन्वर्स कर देंगे, एकदम आसान है। क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे, क्योंकि ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज में काउंट होती है। अगर हमें ये सारी चीजें पता है तो हम आसानी से क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, कि किन फंक्शंस की वैल्यू किस थीटा पे, ये क्या है यहाँ पे हमारे पास थीटा, मतलब किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किस एंगल पे वैल्यू क्या होती है, या फिर हम बोल सकते हैं वैल्यू ना बोलते हुए कि उस एंगल पे, किस एंगल पे, ये क्या है फंक्शंस है ना। तो थीटा की किस वैल्यू पे किस एंगल पे, मान लो साइन थीटा लिया तो किन दो साइड्स का रेशियो क्या होगा 1/3। अगर हमने क्या बोला एक्चुअल में कि साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पे एंगल 30 हुआ और अगर हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन पता लगाना हो तो हम लोग लगा सकते हैं यहां से, कैसे कि इन दोनों का रेशियो भाई क्या होगा 1/2 होगा। कितना होगा 1/2 होगा अगर ये 30 डिग्री है तो। बात समझ में आ गई। इसका मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो cos थीटा के लिए हम लोग इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये तीनों चीजें हैं, रिलेशन पता लगाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तीनों, साइन cos और tan। या फिर बोलते हैं साइन और cos पता है तो हम लोग tan भी निकाल सकते हैं आसानी से। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, साइन और cos पता है। अब साइन थीटा की वैल्यू अलग अलग एंगल पे क्या होती है, प्री डिफाइंड जो वैल्यूज है वो यहाँ पे लिखी हुई है, 5 एंगल्स के लिए होती है। अब इससे ज्यादा अगर हमें करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू क्या होती है इनकी रिपीट होने लग जाती है। क्या होती है, वैल्यू इनकी रिपीट होने लग जाती है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब साइन 90 की बात करें कि अगर थीटा 90 डिग्री है, क्या है थीटा, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए तो साइन थीटा की वैल्यू 1 आ रही है। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। इसका मतलब कि इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब जितना परपेंडिकुलर है उतना ही हाइपोटेनियस होगा। ये कब हो सकता है, जब यहाँ पे एंगल क्या हो 90 डिग्री, मतलब ये बन बन के यहाँ कितना आ जाए 90 हो जाए, ऐसा हो जाए तो ये 90 डिग्री हो गया। इसे यहां ले आए तब जाके ये इनकी हाइट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्योंकि ये तो क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनियस हमेशा इनके सम के स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए, इनके सम के स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए। अब दोनों इक्वल कब हो जाएंगे, दोनों इक्वल कब हो जाएंगे, जब b 0 हो जाएगा। क्योंकि पाइथागोरस के हिसाब से अगर हम देखें तो भाई पाइथागोरस साहब ने कहा था कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब P और H बराबर 1:1, मतलब P और H बराबर हो गया। भाई साइन 90 क्या होगा, P अपॉन H होगा। ये 1 होता है साइन 90, इसका मतलब P बराबर H हो जाएगा। अब P बराबर H हो जाएगा, इसका मतलब B की वैल्यू 0 होना पड़ेगा, तब जाके P बराबर H होगा।
ठीक है, b की वैल्यू 0 मतलब ये b 0 मतलब ये यहां आना चाहिए, है ना, ये यहां आना चाहिए, या फिर बोल दे ये यहां आना चाहिए। जब ये यहां जाएगा तो ये तो खड़ा रहेगा और ये भी 90 डिग्री हो गया, तो दोनों बराबर हो जाएंगे तब इस केस में। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। यहाँ पे हाफ एंगल के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग, वो बाद में फॉर्मूलाज देखेंगे कि किस टाइप से हाफ एंगल, डबल एंगल के लिए या फिर ट्रिपल एंगल के लिए यूज करना है। लेकिन सबसे पहले देखो याद कैसे करना है, साइन थीटा की वैल्यू 0, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखो 0 थी, फिर 1/2 मतलब 0.5 हो गई, ये 1 हो गई। इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं यहां से कि इंक्रीज हो रही है। साइन थीटा की वैल्यू 0 से थीटा 90 तक इंक्रीज होती जाती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसके इनवर्स होगी, उल्टी होगी इससे, है ना, क्या होगी, इससे उल्टी होगी। मान लो ये थीटा है, अभी याद करने का तरीका, तो जो 90 थी इसकी 1 हो जाएगी, जो इसकी 63 वो इसकी 30 पे हो जाएगी, जो 45 पे थी वो 45 पे ही रहेगी, जो 30 की थी वो कितनी हो जाएगी, 60 पे हो जाएगी, और जो 0 पे थी वो इसकी 90 पे हो जाएगी। मतलब cos 90 0, cos 90 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब tan थीटा sin थीटा अपन cos थीटा, ये 0 हो जाएगा, 0/1, 1/2 और √3/2 1/√3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही, इन दोनों का रेशो लेंगे तो tan थीटा आएगा, ये हो जाएगा 1, tan 45 देखो 1 होता है, ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इंफिनिटी नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे नॉट डिफाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, नॉट डिफाइन, इसे डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइन है। कॉसेक क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, मतलब 0/1 होगा यहाँ, तो 1/0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या कर सकते हैं, इसे नॉट डिफाइन बोल सकते हैं। ये जीरो है ना यहाँ पे, तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा ये तो। ठीक है, अब ये 1/2, इसका उल्टा 2 हो जाएगा, ये इसका उल्टा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा। इनकी जरूरत वैसे तो कम पड़ती है, लेकिन पता होना चाहिए, 1/1 तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, सेक थीटा, इसका उल्टा 1/1 तो ये 1 रह जाएगा। या तो यहां से उल्टा कर लो, या वापस से उल्टा चल लो, यहाँ पे √3/2 है तो 2/√3, तो यहां का यहां लिख दो, ये √2 हो जाएगा, है ना, 1/√2 है तो √2, ये इनवर्स हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। या फिर यहां से देख लो, ये 2, ये नॉट डिफाइन, ये देखो 0/1 कितना हो जाएगा, 0/1 तो 0, लेकिन 1/0 इसका इनवर्स करना है ना, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं कर सकते। कॉट थीटा, इसका उल्टा 0/1 तो ये 1/0, ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/0, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, है ना, इसका उल्टा। और ये नॉट डिफाइन है, इसका मतलब क्या, 1/0, इसका मतलब ये हो जाएगा 0। बात समझ में आ गई। तो बस याद क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू याद रख लो, कॉस थीटा की वैल्यू यहां से उल्टा चल लो, इसे 0, ये 0, ये यहां से, फिर ये 90 पे 0, 30 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। ये अब बाद में देखेंगे क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, सारी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि कोई चीज पहले पढ़ा ले, क्योंकि जो पहले पढ़ेंगे वो भी बाद वाले से रिलेटेड होगी कुछ। तो ये वाली जो चीजें हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, tan थीटा इन दोनों का रेशो होता है, ये निकल गया। फिर साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा। जहां 0 है तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इन्वर्स करेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये वाली टेबल हमें याद रखना है बस, और कुछ नहीं। क्लियर है इतनी बात। यहां से अगर ध्यान से अगर हम नोटिस करना चाहें तो हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि रिलेशन पता लगा सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में। कैसे पता लगा सकते हैं, देखो एक्चुअल में इन वैल्यूज से हो क्या रहा है। देखो जो कॉस थीटा की जो वैल्यू है, मान लो कॉस 30 की जो वैल्यू है, सॉरी साइन 30 की जो वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू है, ऐसा हमने देखा। या तो हम फॉर्मूले से ये चीज निकाले, यहां से वो चीज निकाले, एक ही बात है। जब हम यहां से देख लेंगे तो हम वहां से भी ये चीज देख सकते हैं कि हम लोग ने क्या, पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, ये चीज निकाल ली थी। कैसे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब कॉस 60 की वैल्यू है वो चीज, तो है ना, कॉस 60 की वैल्यू है वो चीज। इसका मतलब यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये जो साइन थीटा लिखा है ना, अगर हम इसे क्या लिख दें, साइन 30 है ये, और ये किसके बराबर है, साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के बराबर है, कॉस 60 के बराबर है ना। लेकिन इन दोनों की वैल्यू तो बराबर है, इन दोनों की वैल्यू तो बराबर है। इसका मतलब कि हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे,
कॉस 30 की टर्म में लिखना चाहें तो इसे 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं हम लोग। अब ये दोनों चीजें क्या बराबर होंगी? हाँ बिल्कुल बराबर होंगी। इसका मतलब कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। सारी चीजें बाद में हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे की जाती है वो सब देखेंगे, लेकिन अभी हमें थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। जो जो हम लोग नोटिस कर पाएंगे, जो जो फॉर्मूले हम लोग बनाएंगे तो हम लोग यहां से भी वो चीज को नोटिस कर पाएंगे। जैसे अभी हम फॉर्मूला देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखो प्रूफ देखो, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 होगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो 1/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो यहां से √1 हो जाएगा, ये सॉरी ये 1 हो जाएगा। 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1। ठीक है, यहां देखो √3/2 का स्क्वायर 3/4 और यहां 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 3/4 प्लस 1/4 हो जाता है 1। यहां देखा जाए तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 है। बात समझ में आ गई? और क्या देख सकते हैं हम लोग? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा तो 1 ही आ जाएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मतलब 1/3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 4/3 हो जाएगा। 4/3 तो अंडर रूट ले लेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी देख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2, तो अंडर रूट लेंगे तो √2 हो जाएगा। तो यहां से भी ये चीज निकल के आ सकती है। ठीक है, तो ये प्रूफ यहां से हम लोग देख सकते हैं, जो जो फॉर्मूले होते हैं वो यहां से हम लोग देख सकते हैं। अब ये तो हमने 90 डिग्री के लिए पढ़ा है, हम 360 डिग्री के लिए भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 360 डिग्री से कोई वैल्यू कम है कोई ज्यादा है। क्योंकि अगर हम एंगल में देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं एंगल के लिए कि मान लो एंगल 270 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, साइन 270 दिया हुआ है, क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो वहां पे वैल्यू क्या होगी डिफर करेगी एक दूसरे से, और डिफर किस में करेगी? वो करेगी अपने साइन में, क्योंकि कहीं पे साइन पॉजिटिव होगा कहीं पे साइन होगा नेगेटिव। ये डिपेंड करेगा उनके क्वाड्रेंट पे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहां पे पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं, और बेसिक अगर हमारा क्लियर है तो हम लोग आगे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि किस फंक्शन की वैल्यू, किस ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शन की वैल्यू किस एंगल पे क्या होती है। ठीक है, याद करने का तरीका क्या? साइन थीटा की वैल्यू याद रख लो बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो एंगल बढ़ते जा रहा है तो वैल्यू कम होती जा रही है। एंगल 0 था तो 1 था, एंगल बढ़ गया तो 0 हो गया। कॉस थीटा और साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? दोनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है 0। लेकिन होती किस पे है? अलग अलग एंगल पे, क्योंकि यहां पे साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 0 पे और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री पे। मिनिमम वैल्यू तो सेम है लेकिन अलग अलग एंगल पे है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री पे जो कि क्या है 1, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 लेकिन वो 0 डिग्री पे। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू तो क्या है इनकी सेम है, लेकिन एंगल अलग अलग है। मतलब साइन थीटा की वैल्यू जहां पे मैक्सिमम है वहां कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम है, और जहां साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम है वहां कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है। बात समझ में आ गई? तो बहुत सारी चीजें हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं यहां से। ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं कि यहां पे हमें याद कैसे करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉस एक्स, सेक और कॉट थीटा। इसके बारे में समझते हैं कि यहां पे हमारी क्या ट्रिक हो सकती है इन्हें याद करने की। देखो हमें क्या चीज पता है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, सिमिलरली कॉस और टैन के लिए भी पता है। अगर इन तीनों के लिए हमने याद कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों के लिए हमें वैल्यू अपने आप पता लग जाएंगी इन्वर्स करने के बाद। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर हमने क्या चीज मान ली, अगर हमने बोला कि ये हमारे पास मान लो कोई ट्रायंगल है, ये हमारे पास ट्रायंगल है जिसमें ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहां पे अगर हमें देखना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा क्या हो जाएगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? पी बी पी एच एच
एच। वैसे जरूरी नहीं है कि हम लोग ऐसे याद करें, अगर ऐसे जम जाता है तो ऐसे याद कर लेंगे, नहीं तो हम लोग ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट के हिसाब से मैक्सिमम टाइम देखने वाले हैं, क्योंकि वहां से हमें क्या होता है कि कंफ्यूजन नहीं होता है फिर क्वेश्चन करते हैं तब। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि यहां पे हमने लिखा पी बी पी एच एच, और यहां क्या आएगा, बी आ जाएगा। अब यहां पे क्या ट्रिक छुपी हुई है, देखो यहां पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए ट्रिक है। अगर ये चीज पता लग गई तो हम ये पता लगा लेंगे, कॉस थीटा पता लगा, सेक थीटा पता लग जाएगा, टेन थीटा पता लगा, कॉट थीटा पता लग जाएगा। अब यहां पे हमने ऐसे कर दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने ये चीज देख ली कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, अगर पी बी पी एच एच बी बोले तो, ठीक है, ट्रिक से देखना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसे, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर बोले। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां पे जो पहला वर्ड है इनका जो पहला वर्ड है यहां देखा जाए तो ये क्या है, P, और यहां है H, तो P अपॉन H हो गया, B अपॉन H, तो B अपॉन H हो गया, यहां P अपॉन B, तो P अपॉन B हो गया। ठीक है, तो पहला वाला है साइन थीटा, दूसरा वाला है कॉस थीटा, और तीसरा वाला है टेन थीटा। ठीक है, वैसे अगर कन्वीनियंट क्या रहेगा, अगर हमने याद किया अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो वहां से हमारे क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। लेकिन किसी किसी की आदत हो जाती है स्कूल टाइम से कि हम लोगों को परपेंडिकुलर और बेस से ही सिखाया जाता है, तो उसी से याद रहता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग ट्रिक से ऐसे समझ सकते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अब दूसरी ट्रिक कौन सी, कि यहाँ पे भाई यहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई है ये कौन सी है, क्योंकि अगर हमने साइन थीटा के लिए वैल्यू पता लगा ली तो हम कॉस थीटा, टेन थीटा और सारी वैल्यूज पता लगा लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 यहां 0 यहां 0, 1/2 1/2 1/√2 √3/2 √3/2 1 1। ठीक, दोनों को क्या लेंगे, रेशियो ले लेंगे, तो 0, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, ये 1/√2, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, ये कितना आएगा √3, ये 1/0 नॉट डिफाइंड। फिर इनका उल्टा कर देंगे तो ये सारी वैल्यू मिल जाएगी। अब ये भी तरीका क्या है इनका, ठीक है, बात समझ में आ गई। तरीका क्या है, देखो कुछ नहीं करना है, यहां पे हमें ये जो वैल्यूज दी गई है ना उनका कुछ काम नहीं है अभी, हमें सिर्फ क्या याद करना है, हमें सिर्फ ये याद करना है कि हमें सबसे पहले 0 1 2 3 और 4 तक गिनती लिख लेनी है, 0 1 2 3 4। ठीक है, बात समझ में आ गई। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एक्चुअल में है ये वैल्यूज, लेकिन ये किसकी वैल्यू से, 0 से 90 डिग्री तक। साइन थीटा के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 खत्म हो गया, 4 से डिवाइड करते चले जाओ, फिर अंडर रूट ले लो। बात समझ में आ गई। ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना आएगा 1/2, ये कितना आएगा 1/√2, ये कितना आएगा √3/2, और ये कितना आएगा 1 आ जाएगा। आ गए ना वैल्यूज, 5 वैल्यू आ गई, 0 30 45 60 90, ये वैल्यूज तो है। फिर ये इनके लिए तो निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये दो ट्रिक है याद करने की कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या होता है, बस हमें याद रखना पड़ेगा साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का सेक। ऐसा नहीं सोचना कॉस, देखो COS लिखा है और यहाँ COS लिखा है, तो ऐसा नहीं सोचना कॉस का अपोजिट कॉसेक हो जाएगा, नहीं, साइन का अपोजिट है कॉसेक, कॉस का है सेक, टेन का है कॉट। बात समझ में आ गई।